दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत दिन के बाद हम लोग एक नए सब्जेक्ट को ब्रीफली देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट हम लोग करेंगे और एक स्मार्टली वे में, आसान तरीके से, एकदम इजीली, एक शॉर्ट नोट्स के हेल्प से, इस शॉर्ट नोट्स को फॉलो करते हुए जो अब जैसे कि कोई भी जेई का एग्ज़ाम ले लीजिए, जैसे कि एसएससी जेई का यदि बात करें, यूपीपीसीएल जेई का बात करें, स्टेट जेई कोई भी हो, डीएमआरसी जेई का बात करें, जितना भी कोई भी जेई का एग्ज़ाम हो, तो ये इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट हम लोग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मिनिमम सभी में 10-15 मार्क्स का अप्रॉक्स आ जाता है। एसएससी जेई में यदि देखा जाए तो इससे 13 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है, तो अच्छा इम्पोर्टेंस रखता है। जबकि पेपर कोई खास नहीं है, उतना नहीं है, एकदम बहुत इजी है, सब अच्छे से पढ़ेंगे सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये बेशक उतना हम डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट शॉर्ट तरीके से हम लोग सारे फार्मूले वगैरह सबको और इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट पॉइंट सबको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिए हैं करंट ट्रांसफॉर्मर्स। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ज़रूर बात करेंगे करंट ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली याद ऐसे करना है कि जैसे कि हमको स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जैसे हमको मेजर करना होता है, तो ऑर्डिनरी आमीटर के हेल्प से हम लोग उसको मेजर कर लेते हैं। लेकिन यदि इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, यदि जहाँ पे हाइयर करंट रहता है, ट्रांसमिशन लाइन का भी बात करें, तो वो हाइयर करंट को मेजर करने के लिए हम डायरेक्ट ये ऑर्डिनरी आमीटर के हेल्प से तो मेजर नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग, जैसे आप लोग ग्रिड सब वगैरह में देखे होइएगा कि करंट ट्रांसफार्मर सब रहता है, तो वहाँ पे हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो आप देखिए इसका अरेंजमेंट कैसे रहता है कि जैसे जो लाइन है, लाइन में तो हाइयर अमाउंट ऑफ करंट है, तो उसको प्राइमरी साइड से कनेक्ट करते हैं, और प्राइमरी ऑफ सिटी में बार प्राइमरी रहता है, दैट मीन्स सिंगल टर्न रहता है, सिंगल टर्न रहता है। और सेकेंडरी में देख लीजिए हाइयर नंबर ऑफ टर्न्स रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना सब लोग, सेकेंडरी में जो है हाइयर नंबर ऑफ टर्न रहता है, प्राइमरी में बार प्राइमरी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर हम लोग जानते हैं एन इंटू आई का जो एमएमएफ जो होता है, एमएमएफ मेरा कांस्टेंट रहता है ना, एन इंटू आई का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है, चाहे वो प्राइमरी के साइड हो चाहे वो सेकेंडरी के साइड हो, तो वो कांस्टेंट रहता है मेरा। तो दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो हम लोग लिखे हुए हैं, आई 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 पी डिवाइडेड बाई आई एस बराबर N2/N1, मतलब ये हुआ ना आई इंटू आई पी इंटू N1, मतलब ये प्राइमरी का एमएमएफ हो गया, सेकेंडरी का एमएमएफ क्या हो जाएगा, N2 इंटू आई एस। तो ये दोनों इक्वल होगा, तो इसी को तो हम लोग यहाँ लिखे हैं। तो यहाँ से हम लोग सेकेंडरी करंट हुआ N1/N2 इंटू आई पी। एक्चुअली में हम लोग का क्या होता है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहता है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स मेरा ज़्यादा है, तो इसका मतलब सेकेंडरी करंट कम हो गया। अब सेकेंडरी करंट कम हुआ तो उसको ऑर्डिनरी अमीटर के हेल्प से मेजर कर लेंगे। तो बेसिकली ऐसा ही रहता है करंट ट्रांसफार्मर। आप पूछेगा कोई कि करंट ट्रांसफार्मर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, मतलब स्टेप अप या स्टेप डाउन का। तो सिंपली सी बात है कि जैसे कि हम लोग एक चीज़ जानते हैं, इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर जो रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रेटिंग होता है। मतलब यदि 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 ट्रांसफार्मर की यदि बात करें, तो यदि कोई ट्रांसफार्मर में यदि बात करें, ट्रांसफार्मर यदि स्टेप स्टेप अप है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स जो रहेगा, सेकेंडरी टाइम में नंबर ऑफ टर्न्स से कम रहेगा, तो वही ना स्टेप हुआ, स्टेप अप। तो अब जैसे कि हम लोग को यहाँ पे कोई पूछेगा करंट ट्रांसफार्मर में किस टाइप के ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज, सॉरी, प्राइमरी साइड में करंट ज़्यादा है ना, इसका मतलब वोल्टेज क्या है, कम है। वोल्टेज कम है इसका मतलब, अब फिर यहाँ पे सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा है।
करंट कम है, तो इसका मतलब कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर के में हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो ये टर्न रेशियो हम लोग को यहाँ पे दिखाया हुआ है, n बराबर N2/N1, जो कि प्राइमरी करंट फेजर डिवाइडेड बाय सेकेंडरी करंट फेजर होता है। अब जनरली जो सेकेंडरी करंट का जो रेंज होता है 1 एम्पियर टू 5 एम्पियर तक को वो मेजर करता है। आगे हम लोग फिर बढ़ जाते हैं। एक इन द केस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर दो टाइप का एरर होता है, एक होता है रेशियो एरर और दूसरा होता है फेज एंगल एरर। तो दोनों यहाँ से कई कई बार मतलब शॉर्ट वे में आपको पूछ सकता है कि रेशियो एरर क्या होता है। रेशियो एरर क्या, रेशियो एरर क्या हुआ, हम लोग रेशियो मतलब जान रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। तो प्राइमरी टू सेकेंडरी करंट रेशियो जो होता है ना वो इक्वल होना चाहिए टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। जनरली ऐसा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है ड्यू टू नो लोड कंपोनेंट, नो लोड कंपोनेंट क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और कोर लॉस कंपोनेंट। जो ड्यू टू नो लोड कंपोनेंट ये जो रेशियो है हम लोग का प्राइमरी टू सेकेंडरी करंट रेशियो और टर्न रेशियो ये मेरा इक्वल नहीं हो पाता है, मतलब मेंटेन नहीं रह पाता है। तो जिसके वजह से ये एरर एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो एरर। तो रेशियो एरर का यदि बात किया जाए तो रेशियो एरर क्या होगा, के एन क्या है मेरा नॉमिनल रेशियो है, आर क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, बटे डिवाइडेड बाय आर इंटू 100, ये मेरा है रेशियो एरर। तो यहाँ से हम लोग का ये नॉमिनल रेशियो हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, आईपी प्राइमरी करंट फेजर डिवाइडेड बाय सेकेंडरी करंट फेजर। तो यहाँ से ये डेरिवेशन करते हैं ना, तो यहाँ से ये डेरिवेशन आता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। आई म्यू क्या है और आई डब्ल्यू क्या है, ये क्या है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ये कोर लॉस कंपोनेंट है। तो यहाँ से हम लोग समझ लेंगे, यहाँ सेकेंडरी करंट का फेजर है, तो ये सब हम लोग समझ रहे हैं। दूसरा चीज़ है हम लोग का फेज एंगल एरर। फेज एंगल एरर क्या है, सिंपली हम लोग समझना है कि फेज एंगल में एरर आ रहा है, मतलब क्या हुआ, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर की यदि बात करें तो आ फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री इज प्रेजेंट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। मतलब जो प्राइमरी करंट जो होता है ना आपका, प्राइमरी करंट जो होता है सेकेंडरी करंट जो होता है आधा आ रहा होगा सबको। जैसे हम लोग फेजर डायग्राम बनाए थे, मशीन में पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर, तो सिंपली वहाँ पे फेजर डायग्राम बनाए थे, तो वहाँ देखे थे कि प्राइमरी करंट का जो फेजर है और सेकेंडरी करंट का फेजर है। आइडियल ट्रांसफार्मर का बात कर रहे हैं, प्राइमरी करंट का जो फेजर है सेकेंडरी करंट के फेजर से 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट रहता है। लेकिन प्रैक्टिकली ड्यू टू नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, नो लोड कंपोनेंट क्या आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और कोर लॉस कंपोनेंट, ड्यू टू नो लोड कंपोनेंट जो यहाँ पे फिर क्या होता है कि आपका जो प्राइमरी करंट का फेजर है और सेकेंडरी करंट के फेजर के बीच 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट मेंटेन नहीं रह पाता है। तो जो उससे जो मतलब एक फ्लक्चुएशन होता है ना, उससे जो डिस्टॉर्शन हो जाता है, तो उससे जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं फेज एंगल एरर। क्लियर हुआ सबको। सिंपल ये रखना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी करंट फेजर के बीच में 180 डिग्री एंगल मेंटेन नहीं रह पाता है, जिससे जो उसमें जो एरर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं फेज एंगल एरर। यहाँ से जो फेज एंगल का यहाँ पे हम लिखे नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे सोच देते हैं डिनोट करा दें आप लोग को। तो फेज एंगल एरर का जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आता है, फेज एंगल एरर का यदि आप लोग करिएगा एक्सप्रेशन आता है यहाँ पे थीटा बराबर आता है आपका आई म्यू कॉस डेल्टा माइनस आई डब्ल्यू साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय एन इंटू आई एस। तो ऐसा आपका होता है। तो ये क्या है फेज एंगल एरर, तो इसको हम लोग नोट करके अच्छे से रखेंगे। अब यहाँ से कुछ स्पेशल केस भी है, वो सब हम लोग को उतना डिटेल में जाना नहीं है। स्पेशल केस भी आता है, यदि डेल्टा बराबर 0 आ जाएगा तो फिर उसमें हम लोग का फेज एंगल एरर कितना आएगा। तो डेल्टा बराबर 0 कर दीजिए, साइन 0 थी तो आपका 0 हो गया, उसके बाद कॉस डेल्टा ये हो गया, कितना हो जाएगा आई म्यू डिवाइडेड बाय एन इंटू आई एस हो जाएगा। तो ये कभी कभी पूछा है एग्जाम में, कभी कभी एक आध बार पूछा है, तो इसको हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे।
तो बस इतना ही था। हम लोग चलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की तरफ। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो हम लोग का यूज किया जाता है, तो सेम इसी पर हाईली वोल्टेज को मेजर करने के लिए, ठीक है। एक तरह से ये बोल सकते हैं हाईली वोल्टेज को मेजर कर रहा है, सॉरी, यहाँ पे जैसे कि हम लोग करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को एज ए स्विच गियर भी बोल सकते हैं। स्विच गियर क्या होता है हम लोग का? स्विच गियर जो होता है कि हम लोग को प्रोटेक्शन के रूप में, जैसे कि कोई भी फॉल्ट हुआ उससे क्या है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो एक तरह से हाईली वोल्टेज से प्रोटेक्ट करके हमको लो वोल्टेज मेजर करवा रहा है ये। तो एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं स्विच गियर भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दिया, उसको हम लोग मेजर किए। अब जनरली जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वो हम लोग का सेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, क्योंकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज करने से हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आता है, मतलब अच्छा डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, मतलब अच्छा एक्यूरेसी आता है। आगे का जो हम लोग का टॉपिक है पीएमएमसी। पीएमएमसी अब क्या होता है भाई? पीएमएमसी जैसे कि, अच्छा यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ चीज़ स्किप किए हैं, चूँकि हम लोग शॉर्ट नोट्स के रूप में देख रहे हैं तो उतना डिटेल में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक रिवीजन कर लेंगे हम लोग शॉर्ट में। रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं सारी चीज़ को। यहाँ पे स्किप थोड़ा चीज़ें किए हैं कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट का जो अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो होता है हम लोग का, फिर सेकेंडरी में होता है इंडिकेटिंग होता है, ये होता है, फिर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो सबको उसको जो क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम यहाँ पे स्किप किए हुए। तो हम लोग उसी में हम लोग का सबसे फर्स्ट आता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी। तो पीएमएमसी क्या होता है देखिए यहाँ पे, जैसा कि हम लोग के सामने फिगर दिख रहा है। ये देखिए एक क्रॉस सेक्शन व्यू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पीएमएमसी का एक क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हैं, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट में इसमें रहता है क्या कि ये देखिए परमानेंट मैग्नेट है ये। ये बाहर से मेरा परमानेंट मैग्नेट है। अब बीच में देखिए एक रहता है क्या, सोलेनॉइड रहता है, उसके ऊपर जो मेरा है यहाँ पे मेरा वायर लपेटा हुआ रहता है। तो यही उसके ऊपर मूव करता है। अब कैसे मूव करता है? सेम जैसे मोटरिंग एक्शन हम लोग पढ़े हैं डीसी मोटर का, सेम उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर को रखा जाता है तो वो क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसी फोर्स के हेल्प से क्या हुआ, रोटेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग, जो रोटेट कर रहा है उससे स्पिंडल है, स्पिंडल से कनेक्टेड हुआ पॉइंटर है, पॉइंटर जो कि स्केल पर पॉइंट करता है। अब एक चीज़ यहाँ पे, एक सवाल यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, जो कि यहाँ पे है मेरा ज्वेल बेयरिंग यूज किया जाता है, ज्वेल बेयरिंग, जो कि आपका आरआरबी जेई में इस बार पूछा गया था। आरआरबी जेई का जो इस बार एग्जाम हुआ था उसमें आपका ये पूछा गया था पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में कौन सा बेयरिंग यूज किया जाता है, तो ज्वेल बेयरिंग यूज किया था। अच्छे से याद रखिएगा सब लोग इसको, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन है, फिर उसके बाद स्पिंडल है, स्प्रिंग है, ठीक है। ये सब सारा कंपोनेंट है। अब इसके महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को हम लोग देखते हुए चलते हैं। सबसे पहला, स्प्रिंग इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग टॉर्क। अब कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है? कंट्रोलिंग टॉर्क देने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं स्प्रिंग। अब जैसे कि डेफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, डेफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हुआ, जो कि हम मोटरिंग एक्शन से मेरा जो पॉइंटर मूव किया तो वो मेरा डेफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया। अब भाई डेफ्लेक्टिंग टॉर्क है, यदि उसको कोई रोकेगा नहीं तो इनफाइनेटली वो जाते रह जाएगा, तो वही है। तो डेफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरा जब प्रोड्यूस हुआ, डेफ्लेक्टिंग टॉर्क जब मेरा प्रोड्यूस हुआ तो उसको कोई रोकने वाला तो होना चाहिए ना, तो इसके अपोजिट में एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो इसको क्या करता है, अपोज करता है। तो उसी को हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क क्लियर हुआ? तो इस केस में हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में हम लोग
कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में हम किसका यूज करते हैं, स्प्रिंग का यूज करते हैं, स्प्रिंग का यूज करते हैं एज ए कंट्रोलिंग टॉर्क। बहुत ये सब पूछा गया, ये सब एक एक पॉइंट को सब लोग नोट करते रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एडी करंट डैम्पिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा डैम्पिंग का यूज किया जाता है, एडी करंट डैम्प। अब डैम्पिंग क्या है, सवाल ये भी है डैम्पिंग क्या है। अब जो है, आप जैसे कि मान लीजिए कंट्रोलिंग टॉर्क उसको किया, अब वो फाइनल पोजीशन पे गया, तो डैम्पिंग का यूज इसीलिए करते हैं कि अब वो फाइनल पोजीशन के इर्द गिर्द वो अपना ओसिलेट नहीं करते रह जाए। यदि हम डैम्पिंग यूज कर देते हैं ना, तो वो फाइनल पोजीशन पे जाके मतलब करेक्ट वैल्यू देता है। यदि फाइनल पोजीशन पे वो ओसिलेट करते रह जाएगा तो हमको वैल्यू मिल पाएगा नहीं ना। तो इसीलिए हम लोग डैम्पिंग का यूज करते हैं। डैम्पिंग का सिंपली अर्थ है कि डैम्पिंग हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि फाइनल पोजीशन पे जो ऑसिलेशन होता है उसको डैम्प्ड आउट करने के लिए, बस दैट्स इट। तो इस केस में हम लोग ईडी करंट डैम्पिंग का यूज करते हैं, याद रखिएगा, ईडी करंट डैम्पिंग का यूज करते हैं। तो इसका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो एक्सप्रेशन होता है टी डी बराबर एन बी आई ए, ठीक है। टी डी बराबर क्या होता है, एन बी आई ए। इसको कभी कभी यदि याद रखना है तो बी ना करके याद रखिए, बी आई एन ए याद रहेगा। तो बी ना करके याद रखिए। बी मेरा क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, आई है करंट, एन ए नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सब हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या देखें, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो आता है वो मेरा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के प्रोपोर्शनल है, तो मतलब हुआ कि वो डिफ्लेक्शन जो है करंट के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यूनिफॉर्म स्केल मेरा होगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग का, ये भी हम लोग को बार बार पूछता है, यूनिफॉर्म स्केल है मेरा, ठीक है। और ये मेरा तो टॉर्क का एक्सप्रेशन है ही। अब जो है यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डीसी एंड एवरेज वैल्यू। अब ये टाइप, इस टाइप का जो हम लोग यूज करते हैं ना, इसका हमेशा डीसी या एवरेज वैल्यू के ही मेजर करने के लिए सिर्फ करते हैं, डीसी या एवरेज वैल्यू के मेजर करने के लिए करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब जैसे कोई पूछेगा कि यदि हम फुल वेव रेक्टिफायर का यदि बात करें, फुल वेव रेक्टिफायर का यदि बात करें, तो वहाँ पे हम लोग यदि उस कोई भी आउटपुट को उसको फुल वेव रेक्टिफायर से यदि करेंगे, वहाँ पे यदि हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं, तो वो क्या मेजरमेंट करेगा, तो ऑब्वियसली फुल वेव रेक्टिफायर का जो एवरेज वैल्यू होता होगा वही मेजर करेगा। तो 2 IM/π। फिर जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का बात करें तो IM/π। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है। इस टाइप का जो मेरा होता है, जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो हाईली सेंसिटिव रहता है, ठीक है। पावर कंजम्पशन इस केस में बहुत लो होता है, 25 माइक्रोवाट से 200 माइक्रोवाट, ठीक है। टॉर्क व वेट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, टॉर्क व वेट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि रेंज एक्सटेंशन कैसे करेंगे हम लोग, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का रेंज एक्सटेंशन कैसे करेंगे। रेंज एक्सटेंशन के लिए हम लोग सिंपली याद रखेंगे कि मीटर के पैरेलल में हम लोग लो रेसिस्टेंस यूज कर लेते हैं, उसको लगा देते हैं, जिसको कि हम लोग शंट बोलते हैं, ठीक है। लो रेसिस्ट। अब देखिए इसको वर्क करता है, बेसिकली हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे करंट देखिए फ्लो कर रहा है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जब इसका रेसिस्टेंस कम है, मीटर के रेसिस्टेंस से भी कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट मेरा शंट से होते हुए गुजर जाएगा। मतलब मेरा मीटर को सेफ रखेगा। यदि हाईली करंट को भी मेजर करना है ना, यदि हम उसके पैरेलल में लो रेसिस्टेंस लगा दें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को भी मेजर करेगा और मेरा मीटर को सेफ रखेगा। इधर से तब कम ही करंट नहीं जाएगा। उसके बाद उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर के हेल्प से उसको मेजर कर लेंगे कितना है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग मैग्नेनिन का यूज करते हैं फॉर टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए, क्योंकि इसका जो मेरा अल्फ़ा का वैल्यू होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू होता है, बहुत कम होता है, तो नेग्लिजिबल चेंज होता है। रेसिस्टर चेंज नहीं होना चाहिए, रेसिस्टेंस यदि चेंज हो गया तो वो मेरा एरर देने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर हम लोग मैग्नेनिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन का भी कभी कभी यूज़ करते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ से हम लोग का फार्मूला जो आएगा शंट रेसिस्टेंस का, ये ध्यान रखेंगे हम लोग।
आर एस एस बराबर होता है आर एम डिवाइडेड बाई एम माइनस वन। एम क्या हुआ मेरा, एम हो जाएगा आई डिवाइड बाई आई एम। आई हुआ जो करंट हमको मेजर करना, आई एम हुआ जो मेरा मीटर से होते हुए जो करंट है, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो मीटर का है उसको हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। सेम उसी तरह यदि हम वोल्ट मीटर बनाएंगे पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट से, तो उस वोल्ट मीटर के रेंज को कैसे इंप्रूव करेंगे, तो इसमें याद रखेंगे कि मीटर के सीरीज में हाईली नॉन इंडक्टिव लगा देंगे। नॉन इंडक्टिव का मतलब हाईली रेसिस्टिव। वोल्ट मीटर के सीरीज में, मीटर के सीरीज में हाईली रेसिस्टिव लगा देंगे, हाई रेसिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है। तो उससे हम उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, सीरीज मल्टीप्लायर। हाई रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीरीज मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना सीरीज मल्टीप्लायर लगाया हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम लोग डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ पे इसका जो सीरीज रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है उसका आता है आर एस इंटू आर एस बराबर आर एम इंटू एम माइनस वन। याद रखेंगे इसको। वहाँ पे आमीटर के केस में क्या आया था, आमीटर के केस में मेरा क्या आया था, जो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है आर एम डिवाइडेड बाई एम माइनस वन होता है, शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू। यहाँ पे आर एस का वैल्यू क्या आया, आर एम इंटू एम माइनस वन। दोनों याद रखेंगे। सिंपली सोचिए ना, जो मीटर का जो मेरा रेसिस्टेंस है, यदि शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, बहुत कम होता है, तो उसका बहुत कम वैल्यू आता है। इसका मतलब कम वैल्यू प्राप्त करने के लिए एम माइनस वन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तब ना, और कम वैल्यू आएगा। ये ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। फिर जैसे सीरीज रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो मीटर के रेसिस्टेंस में एम माइनस वन, एक्चुअली में एम का वैल्यू है ना उसका ज़्यादा ये रहता है, जैसे 5, 10, 1000 या 2000 जैसे करके वैसे रहता है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, इसका वैल्यू हमेशा ज़्यादा, वन से ज़्यादा ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब ना हम लोग का ज़्यादा वैल्यू आएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। एक सेंसिटिविटी एक टर्म होता है, सेंसिटिविटी होता है टोटल वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस इन ओम डिवाइडेड बाय फुल स्केल रीडिंग इन वोल्ट। तो इसका यूनिट बहुत बार पूछा है। सेंसिटिविटी का यूनिट जो है हम लोग का ओम पर वोल्ट, सेंसिटिविटी का यूनिट होता है ओम पर वोल्ट, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको याद रखेंगे। सेंसिटिविटी होता है आर एम डिवाइडेड बाई वी एम, यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे यदि आर एम डिवाइड बाई वी एम है तो इसका मतलब 1 डिवाइड बाई वी एम डिवाइडेड बाई आर एम लिख सकते हैं। अब वी एम डिवाइड बाई आर एम यही तो है मेरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन लिख दिया हम लोग, ठीक है, जिसका ओम पर वोल्ट हो गया। अब कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है सेंसिटिविटी का जो है उसको हम लोग कभी कभी फिगर ऑफ मेरिट्स भी बोलते हैं, FOM, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का PMMC में मेनली क्या था, PMMC हमेशा मेरा कौन सा एवरेज वैल्यू मेजर करता है। PMMC में जो हम लोग यूज करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग का यूज करते हैं, एडी करंट डंपिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, बीना होता है, BIN, एकदम अच्छे से याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। और यहाँ पे जो मेरा होता है यूनिफॉर्म स्केल होता है। यदि इसको हम फुल क्या बोलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर से होकर गुजारेंगे इसका वैल्यू, तो क्या आएगा 2Im/π आएगा। यदि हाफ वेव से गुजारेंगे तो उसको Im/π आएगा। तो बेसिकली इतना ही यहाँ से इम्पोर्टेंट है, हाईली सेंसिटिव होता है PMMC। उसके बाद इसका पावर कंजप्शन बहुत कम हो जाता है, अप्रोक्स 25 माइक्रोवाट से 200 माइक्रोवाट। तो ये सब याद रखना। टॉर्क और वेट रेशियो इसका ज़्यादा होता है, बहुत नाजुक उपकरण होता है ये, ठीक है। तो बस इतना, यहाँ से ज़्यादा और कुछ पूछेगा नहीं, हम लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो फिर हम लोग इसको शंट और वोल्टेज मल्टीप्लायर को भी थोड़ा याद रखेंगे। इसमें शंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है RS इज इक्वल टू क्या होता है, RM डिवाइडेड बाई M-1 होता है, और RS का वैल्यू ऑब्वियसली RM इंटू M-1 होता है। तो यहाँ तक हम लोग अच्छे ढंग से कर चुके हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं MI इंस्ट्रूमेंट पे। मूविंग आयरन, बोलिए। मूविंग आयरन में है एक्चुअली में, देखिए सर जस्ट उसका अपोजिट है। वहाँ पे हम लोग क्या आते हैं, कॉइल मेरा मूव कर रहा था, यहाँ पे मेरा क्या है, आयरन मूव करेगा, दैट मीन्स कोर मेरा मूव करेगा। देख लीजिए, जैसे कॉइल देख लीजिए यहाँ पे स्टेशनरी है, लेकिन यहाँ पे आयरन का जो डिस्क है वो मेरा रोटेटिंग है। अंतर इतना ही है, वहाँ पे मेरा जो
कॉइल था, कॉइल रोटेट कर रहा था, यहाँ पे कॉइल मेरा स्टेशनरी है, जबकि देख लीजिए कॉइल स्टेशनरी है। ठीक है, अब जो है इसमें एसी करंट जैसे फ्लो करवाते हैं हम लोग, एसी करंट जैसे फ्लो करवाते हैं, तो यहाँ से देखिए कॉइल यहाँ पे लपेटा हुआ है। देखिए यहाँ पे दिखाया नहीं गया, लेकिन हमको समझ लेना कॉइल से लपेटा गया है। तो अब यहाँ पे इसका फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स जैसे प्रोड्यूस हुआ, तो जैसे रोटेटिंग आयरन डिस्क है, आयरन डिस्क जब उसके संपर्क में आएगा तो वो फ्लक्स अपने आप में इंड्यूस कराया लगा, उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, उसके बाद करंट हो जाएगा, करंट की वजह से टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा तो वो रोटेट करने लगेगा। ठीक है, वो रोटेट जब करने लगेगा तो वहाँ से उसको डिफ्लेक्शन टॉर्क मिल जाएगा, और जब डिफ्लेक्शन टॉर्क मिल गया तो समझ ही रहे हैं वो अपना रोटेट करेगा। अब उसके जस्ट आयरन का जो डिस्क होता है उसके जस्ट नीचे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्प्रिंग है, देख रहे हैं ये स्प्रिंग। अब स्प्रिंग यहाँ पे किस लिए यूज होता है? कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए, कंट्रोलिंग के लिए। हम लोग बात कर लिए थे कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे लगता है, जैसे डिफ्लेक्शन टॉर्क हुआ, अब उसको कोई अपोजिट अपोजिट तरीके से कोई करेगा तब ना अपोज, तो कंट्रोलिंग टॉर्क वही करता है, जो मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसको अपोज करता है, मतलब वो फाइनल वैल्यू पे पहुंचाता है, वो रखता है। जस्ट इसके बगल में हम लोग देख रहे हैं स्पिंडर के थ्रू, स्पिंडल के थ्रू यहाँ पे देख रहे हैं एक चैम्बर बना हुआ है, और ये मेरा है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, डैम्पिंग का यूज किया गया। यहाँ पे डैम्पिंग कौन सा यूज करते हैं? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग याद रखिएगा। हाँ, तो अब है हम लोग का, चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग रिवीजन के तौर पे देखते हुए जा रहे हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क ऑन मूविंग सिस्टम इज यूजुअली प्रोवाइडिंग बाय द स्प्रिंग कंट्रोल मेथड। ठीक है, डैम्पिंग किसके लिए? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। यहाँ पे डेफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला आता है टी डी बराबर हाफ आई स्क्वायर डी एल। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा थीटा जो होगा यहाँ पे आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? थीटा यहाँ पे आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्केल है, याद रखना है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। एम आई इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, करते हैं हम लोग, दोनों एसी और डीसी दोनों मेजर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, एसी और डीसी दोनों मेजर करते हैं, आरएमएस वैल्यू मेजर हमेशा ये करते हैं। ठीक है, आरएमएस वैल्यू यहाँ से हम लोग मेजर कर पाते हैं। यदि आप कोई बोले ये चीज़ ध्यान रखेंगे, साइनसॉइडल का आरएमएस वैल्यू IM/√2 होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होता है? IM/2 होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर का IM/√2 होता है। ये सब ध्यान रखना, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है बार बार। अब यहाँ एक चीज़ बात कर रहे हैं, कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म स्केल। अब देखिए हम लोग का ये होता है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो नॉन यूनिफॉर्म होता है तो उसके लिए कुछ यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम लोग कुछ अपना वे अपनाते हैं, प्रैक्टिकली जो भी हो, लेकिन हम लोग एक क्या करें, ऐसा क्या हो जिसके कारण वो यूनिफॉर्म हो जाए, उसका स्केल यूनिफॉर्म हो। तो अब देखिए, यदि जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे ना अभी, क्या आया था? हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। अब डी एल बाई डी थीटा को यदि देखें, यदि डी थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, यदि बहुत ज़्यादा हो जाए तो ओवरऑल टोटल डी एल बाई डी थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? ओवरऑल इसका वैल्यू कम आ जाएगा। जब इसका वैल्यू कम आ जाएगा, ओवरऑल मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू कम आ जाएगा। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम आएगा तो इसका मतलब थीटा मेरा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मतलब यदि फॉर हायर वैल्यू ऑफ थीटा स्केल इज क्रैम्प्ड एट हायर एंड, यदि हायर एंड पे उसको क्रैम्प्ड करेंगे तो हायर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए होगा। ठीक है, तो थीटा के ज़्यादा वैल्यू पे के लिए वो हायर एंड पे क्रैम्प्ड रहेगा। सेम यदि दूसरा बात करें, यदि थीटा का वैल्यू बहुत कम है, थीटा का वैल्यू बहुत कम है, तो उसके समय डी एल बाई डी थीटा का वैल्यू क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग में भला कैसे इनफाइनाइट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा? ऐसा तो पॉसिबल तो है ही नहीं ना। तो वही कह रहा है, एट द लोअर एंड डी एल बाई डी थीटा वेरी है, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। वी डिजाइन द स्केल ऑफ द मीटर सच दैट स्केल इज क्रैम्प्ड एट लोअर एंड। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें है। इसमें दो चीज़ हम लोग क्या देखे कि फॉर हायर वैल्यू ऑफ थीटा
हायर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए स्केल मेरा कहाँ पे क्रैम्प्ड रहेगा। क्रैम्प्ड मतलब समझ रहे हैं, देखिए क्रैम्प्ड, इसको हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि एक्चुअली में नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म पहले समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म में होता क्या है, जैसे कि इसका रेंज जो है ना ये सब जगह समान रहता है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए 0 है, यहाँ पे मान लेते हैं 10 है, उसके बाद 12 है, 14 है, उसके बाद कितना 16 है। यहाँ पे क्रैम्प्ड कहाँ पे हम लोग कहते हैं, स्टार्टिंग में क्रैम्प्ड है मेरा, उसके बाद देखिए सब जगह समान समान अंतराल पे है। तो सेम इसी तरह हायर इंड पे क्रैम्प्ड हो सकता है, उसी तरह लोअर इंड पे क्रैम्प्ड हो गया। तो ये सब है क्रैम्प्ड, जो कि मतलब क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म को हमको दर्शाता है। तो ये मेरा टोटली था मूविंग आयरन। मूविंग आयरन में एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में। मूविंग आयरन में हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क किसके द्वारा यूज करते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल के द्वारा, और डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन के द्वारा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला TD बराबर हाफ आई स्क्वायर DL बाई डी थीटा होता है। नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है, AC DC दोनों के लिए मेजर करते हैं। RMS वैल्यू इसमें IM/√2 होता है। साइनोसॉइडल के लिए हाफ वेव का IM/2 होता है, फुल वेव का IM/√2 होता है। और हायर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए मेरा हायर इंड पे करंट होता है, और लोअर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए लोअर इंड पे करंट होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, मेजरमेंट ऑफ पावर एकदम धमाकेदार तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला है मेजरमेंट ऑफ पावर। इसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ पावर में जैसे कि डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। सबसे पहले डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या था, हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं, एक होता है PMMC, एक MI। तीसरा हम लोग का है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसमें जो है दो तरह का कॉइल आता है, एक होता है फिक्स्ड कॉइल, एक होता है मूविंग कॉइल। फिक्स्ड कॉइल को हम दो भाग में बांट देते हैं, ठीक है, जिसको हम पास में रख देते हैं, और मूविंग कॉइल उसके इर्द गिर्द रोटेट करता है। ठीक है, बेसिकली इसका प्रिंसिपल उतना हम लोग नहीं यहाँ पे देख रहे हैं, बस हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है ना, वो 2 स्प्रिंग के द्वारा मिलता है, स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोलिंग टॉर्क मिलता है। और इसमें हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, याद ऐसे रखना है, PMMC में याद आ रहा होगा, PMMC में हम लोग ED करंट डंपिंग यूज करते थे। MI में क्या यूज कर रहे हैं, MI में क्या यूज कर रहे हैं, MI में हम लोग एयर फ्रिक्शन डंपिंग यूज किए। उसके बाद इलेक्ट्रो डायनामोमीटर में भी एयर फ्रिक्शन। याद ऐसे रखना है, जहाँ पे हम लोग परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं वहाँ पे हम लोग ED करंट डैम्पिंग का यूज करते हैं। जहाँ पे हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट का यूज करते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट मतलब क्या हुआ कि हम लोग करंट फ्लो कर रहे हैं कंडक्टर में, तब वहाँ पे मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ रहा है, तब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो ये MI और इलेक्ट्रोडायनोमीटर के केस में तो यही केस आ रहा था कि हम लोग परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं करते हैं। मतलब जहाँ पे हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट का यूज करते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादातर देखिएगा कि वहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डेफ्लेक्टिंग टॉर्क का भी देखेंगे। डेफ्लेक्टिंग टॉर्क का भी देखेंगे। डेफ्लेक्टिंग टॉर्क हम लोग का क्या आ जाएगा, I1 I2 dm/d थीटा। ठीक है, अच्छे से करते जाना। ठीक है, अब इसमें हम लोग का दो केस आ रहा है। एक होता है कि यदि, चूंकि ये AC और DC दोनों मेजरमेंट के लिए सही है, यदि हम लोग DC के साथ इसका देखें तो इसका आएगा I1 I2 डिवाइड बाई K इंटू dm/d थीटा। याद रखना है, दोनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि AC के साथ उसको मेजर करेंगे, AC के साथ यदि उसको मेजर करेंगे तो ये आएगा उसके साथ। ठीक है, These instruments are almost free from eddy current and hysteresis error। इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट जो रहता है मेरा, ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्या रहता है, ED करंट से फ्री रहता है और हिस्टेरेसिस से फ्री रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। स्केल इसका यूनिफॉर्म नहीं रहता है, नॉन यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, अभी तक हम लोग एक ही यूनिफॉर्म स्केल का देखें, उसमें वो भी PMMC का यूनिफॉर्म रहता है, फिर MI का नॉन यूनिफॉर्म ही रहता है, उसी तरह इलेक्ट्रोडायनामोमीटर का भी नॉन यूनिफॉर्म रहता है। टॉर्क व वेट रेशियो इसका लो रहता है, देयरफॉर सच इंस्ट्रूमेंट हाई फ्रिक्शनल एरर। मतलब जिसका टॉर्क व वेट रेशियो ज़्यादा रहेगा ना, उसमें फ्रिक्शनल एरर कम होता है। यहाँ पे टॉर्क व वेट रेशियो कम है, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शनल एरर ज़्यादा होता है। सेंसिटिविटी इसका बहुत कम होता है, ये सब डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है, चलिए अब वाट मीटर उससे बना लिए हम। डायनोमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट
उसका जो प्रिंसिपल था उसका यूज करके हम वाट ज़्यादातर वाट मीटर ही बनाते हैं इससे। और याद रखेंगे हम लोग ये PMMC और जो MI पर है उसका यूज करके हम लोग वोल्ट मीटर अमीटर वगैरह सब बहुत बार ऐसा बनवाते हैं। ठीक है, तो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के जो प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, वाट मीटर बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो आपका एक्सप्रेशन आता है, देखिए जस्ट इसको हम लोग एक बार इलेबोरेट कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं फिगर हम लोग को दिखाई दे रहा है सब लोग को। तो यहाँ पे देखिए कि क्या दो कॉइल ये दिख रहा है। ठीक है, ये आपका कहलाता है करंट कॉइल। क्या है? करंट कॉइल। ये हम लोग का है पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, PC। इसके सीरीज में हम लोग रेसिस्टेंस ऐड करते हैं, हाईली रेसिस्टेंस ऐड करते हैं। हाँ, तो ये करंट कॉइल, अब ये देखिए इसको, ये कॉइल हो गया स्टेशनरी, ये हुआ मेरा रोटेटिंग। ये रोटेट करता है, देखिए इसके हेल्प से यहाँ पे स्केल पे मेरा क्या करता है, रीडिंग देता है। तो यहाँ से हम लोग पावर मेजरमेंट कैसे करते हैं, VI cos phi डिवाइडेड बाय VI1 cos phi डिवाइडेड बाय RS इंटू DM डिवाइडेड बाय d थीटा। ये मेरा एक्सप्रेशन होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, थीटा जो होता है मेरा वो प्रोपोर्शनल किसकी हो गया, एक्टिव पावर के। किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एक्टिव पावर के। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग। और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल VI1 cos phi, इसी को तो एक्टिव पावर बोलते हैं। ये हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी तक के जितना भी हम लोग पढ़े हैं। पावर मेजरमेंट में यदि कहीं से क्वेश्चन आया तो वो कन्फर्म वो पूछेगा कहाँ से, 2 वाट मीटर मेथड से उसको क्वेश्चन उठाना है। तो यहाँ से हम लोग अच्छे से थोड़ा टाइम देंगे इस पे और अच्छे से करेंगे। पावर मेजरमेंट बाय यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड। 2 वाट मीटर मेथड जो है बैलेंस और अनबैलेंस दोनों के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले इसका हम लोग कनेक्शन देखते हैं। ये मेरा लोड है। ठीक है, यहाँ पे देख ली एक फेज के साथ ये करंट कॉइल जोड़े, उसके बाद इसके पैरेलल में पोटेंशियल कॉइल जोड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए एक फेज के साथ करंट कॉइल जोड़े, फिर इसके साथ पैरेलल में पोटेंशियल कॉइल जोड़ा हुआ है। ये मेरा कॉमन इसको मान लिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पे वाट मीटर 1 का रीडिंग हो जाएगा VI cos phi, इतना हो गया। वाट मीटर 2 इस फेजर डायग्राम से आता है, ये हम लोग यहाँ पे स्किप किए हुए हैं क्योंकि शॉर्ट नोट्स है तो उसमें थोड़ा उतना डेरिवेशन तो नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं एक एक एक्सपेक्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लिया जाए। अब यहाँ पे टोटल दोनों वाट मीटर की रीडिंग है। यदि टोटल पावर मेजरमेंट जोड़ेंगे तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग को ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं तो हम लोग का आता है W बराबर √3 VL/IL cos phi, जो कि मेरा एक्टिव पावर होता है 3 फेज के केस में। तो ये मेरा एक्टिव पावर मेजरमेंट करता है। अब यदि रिएक्टिव पावर का यदि बात करें, रिएक्टिव पावर का बात करें तो W1 माइनस W2 करते हैं तो VIL साइन थीटा आता है, जो कि यहाँ से हमको क्या पता चलता है, रिएक्टिव पावर क्या आएगा, √3 W1 माइनस W2। मतलब W1 प्लस W2 करे तो मेरा एक्टिव पावर आया, और √3 W1 माइनस W2 करे तो वो मेरा रिएक्टिव पावर आया। तो दोनों चीज को हम लोग याद रखेंगे, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। अब सेम यहाँ से यदि हम लोग देखें, एक्टिव पावर जो आया मेरा P था, इधर Q था। तो यहाँ से हम लोग यदि देखें ट्रायंगल यदि बनाएं तो एक्टिव पावर यहाँ से P इसको मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं। तो यहाँ से यदि थीटा मेजरमेंट हम लोग करेंगे, यदि थीटा निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। P/Q कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स P/Q। अब सिंपली यहाँ से P/Q का वैल्यू पुट कर दीजिए। P का वैल्यू कितना था, थीटा का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गया, यहाँ पे हम लोग को थी करने में। यहाँ पे देखिए tan थीटा का वैल्यू आपका कितना आएगा, tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा कितना, √3 W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। यहाँ पे हम फिगर बनाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, इसको मान लीजिए आप P, इसको Q मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए, ये S हो जाएगा। तो यहाँ से यदि निकालेंगे tan थीटा तो tan थीटा कितना आ जाएगा, Q/P आएगा।
तो क्यू बाय पी आएगा, तो मतलब क्या हुआ, थीटा बराबर tan इनवर्स क्यू बाय पी आ जाएगा। और क्यू का वैल्यू हम लोग को कितना आया था, √3 W1 माइनस W2, और क्यू का वैल्यू, पी का वैल्यू W1 प्लस W2। तो ये याद रखेंगे, थीटा बराबर tan यूनिवर्स हो गया। अब यहाँ से हम लोग को पावर फैक्टर भी पूछेगा तो वही बता देंगे। पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, तो cos फाइव बराबर हो जाएगा, उसका एंगल ले लेंगे, जो फाई निकलेगा उसका एंगल ले लेंगे। यहाँ से जो एक ये डायग्राम जो है हम लोग को बहुत ही अच्छे तरह से याद रखना है, ये डायग्राम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यदि दोनों वाट मीटर का रीडिंग बराबर रहे, देखिए ये सारा चीज़ हम लोग को उससे आ जाएगा, फॉर्मूला से सारा चीज़ डेराइव हो रहा है, लेकिन हमको याद रखना है इसको। वाट मीटर की रीडिंग बराबर है, उसमें फाई का वैल्यू 0 आएगा और मेरा पावर फैक्टर यूनिटी आएगा। यदि एक वाट मीटर का रीडिंग दूसरे वाट मीटर की रीडिंग से दोगुना है, तो वहाँ पे फाई का वैल्यू 30 डिग्री आएगा, पावर फैक्टर 0.866 आएगा। यदि एक वाट मीटर की रीडिंग 0 है, तो उसमें फाई का वैल्यू 60 डिग्री आएगा और पावर फैक्टर 0.5 आएगा। यदि एक वाट मीटर का रीडिंग निगेटिव है, उस केस में फाई का वैल्यू 90 डिग्री आएगा, पावर फैक्टर 0 डिग्री आएगा। अब देखिए बहुत को ये प्रॉब्लम होता है कि ये याद नहीं रहता, मतलब कैसे याद रखेंगे जिससे कि हम लोग को, देखिए कोई दिक्कत नहीं, सिंपल देखिए। पहले देखिए दोनों वाट मीटर बराबर था, तो उसमें फाई का वैल्यू 0 था। अब जैसे कि एक मान लीजिए, एक वाट मीटर W1 ही मानते हैं, या फिर W2 को मान के चलिए। W2 पहले था, W2 था तो उसमें फाई का वैल्यू 0 था। जब W2 जो है ना वो आधा हो गया, W2/2 हो गया, W1/2 हो गया, सॉरी, W2 जो था वो W1/2 हो गया, तो इसका मतलब आधा हो गया, तो उसका वैल्यू, फाई का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। मतलब इसको एंगल 30 इंप्रूव करते जाना है। अब एक समय ऐसा आया कि W2 का वैल्यू 0 आ गया, तो उसमें फाई का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। अब 0 हुआ, अब उसका वैल्यू निगेटिव हो गया, एक का वैल्यू निगेटिव हो गया, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको एक मतलब याद करने का एक तरीका हम लोग को ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसका नेक्स्ट जो है, ये चीज़ हम लोग को अच्छे से ध्यान रखना, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको यहाँ से देखते। अब मेजरमेंट ऑफ पावर बाय यूजिंग वोल्ट मीटर आमीटर मेथड। वोल्ट मीटर आमीटर मेथड से हम लोग कैसे पावर का मेजरमेंट करेंगे, देखिए सिंपली हम लोग जैसे कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रोडायमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जो हम लोग वाट मीटर जो पावर का मेजरमेंट किए, तो हम लोग सिंपली यदि हमको कहेगा कि सिंपली आपको दे रहे हैं वोल्ट मीटर दे रहे हैं, आमीटर दे रहे हैं, तो इसको दोनों को आप किसी भी तरह कनेक्शन करके लोड से आप हमको पावर का मेजरमेंट करके दीजिए। अब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो उसको ऐसे देखना। तो दो तरह का ये मेरा होता है, एक होता है कि जब मेरा लोड के बगल में हम लोग वोल्ट मीटर को कनेक्शन किए, एक होता है लोड के बगल में हम आमीटर को कनेक्शन किए। तो इसको दो जो मेन पॉइंट हम उसको डिस्कस करके आगे बढ़ रहे हैं। इसका मेन पॉइंट यही है, जब वोल्ट मीटर को लोड के बगल में कनेक्ट करेंगे, तो उस केस में ये हाई सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई रेसिस्टेंस इन मीडियम स्केल टू मिनिमम एरर। यदि हाई रेसिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे ना, तो उस केस में वो मिनिमम एरर देगा, याद रखना इसको अच्छे से। अब यदि लोड के बगल में यदि हम लोग आमीटर को लगाएंगे, तो लो रेसिस्टेंस का जो मेजरमेंट करेंगे ना, उस केस में लो रेसिस्टेंस का मेजरमेंट करेंगे तो वो मेरा कम एरर देगा। अच्छे याद रखेंगे इसको कि जब वोल्ट मीटर मेरा लोड के बगल में रहेगा, तो उसमें हाई रेसिस्टेंस मेजर करने में मेरा मिनिमम एरर होगा, या जब आमीटर मेरा वोल्ट मीटर के बगल में होगा, उसमें लो रेसिस्टेंस को मेजर करने में मिनिमम एरर होगा, ठीक है। यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं एरर इन डायनमोमीटर टाइप वाट मीटर। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको
पूरा मेजरमेंट को पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।